गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था। सेट ऑफ के रिलेशन में एक पॉइंट पेंडिंग है करवाना, बट वो मैं आगे जाके करवाऊंगा जब मैं एक सेक्शन आगे डिस्कस करूंगा तब। अभी आज जो चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है वो है डिडक्शंस। अब ये जो डिडक्शंस हैं ये दिए गए चैप्टर नंबर 6A के अंदर, और चैप्टर 6A के अंदर सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U के अंदर ये सारे डिडक्शंस दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक 5 हेड्स पढ़ लिए, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। उसके बाद आप लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम करके चैप्टर पढ़ा एंड सेट ऑफ लॉसेस वो आपने माइनस किए। अब ग्रॉस टोटल इनकम तक हम पहुंच चुके हैं, और अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शंस का इफेक्ट देना है 80C से 80U। तो अपने को क्या मिल जाएगा? नेट टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा? नेट टोटल इनकम। सो अभी अपने को ये जो चैप्टर है डिडक्शन, उस पे ध्यान देना है। क्लबिंग में कुछ ना कुछ इनकम आपकी इनकम में और ऐड होती है। सेट ऑफ में हमने रूल्स पढ़े कि कुछ लॉस कहीं पे सेट ऑफ हो सकते हैं और कहीं पे सेट ऑफ नहीं हो सकते। अब डिडक्शन करेंगे, मतलब अपना नेट टोटल इनकम जो है वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, पहला ही पॉइंट जो हम लोगों को डिडक्शन चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम समझो कि वो है 10 लाख रुपया। कितना है ग्रॉस टोटल इनकम? बोलो 10 लाख। अगर आपके डिडक्शंस जो है, डिडक्शंस समझो कि वो 8 लाख के डिडक्शंस हैं, तो आप 10 में से 8 माइनस करोगे, 2 लाख बच गया। समझो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 है और डिडक्शन भी 10 लाख के ही है, तो फाइनल आंसर आपका नील हो गया। बट अगर ऐसा हुआ कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 है और आपके डिडक्शंस 12 लाख के हैं, तो तुम समझो तुम यहाँ पे 12 लाख माइनस नहीं करोगे, तुम सिर्फ 10 लाख ही माइनस करके बैलेंस नील। अच्छा, जो 2 लाख के आपके डिडक्शंस थे, 12 लाख के टोटल डिडक्शंस थे, तो अब जो 2 लाख के डिडक्शंस है, एक्स्ट्रा डिडक्शन, वो भूल जाओ। मतलब डिडक्शन कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो डिडक्शन गया आपके हाथ से। सो आपका फाइनल आंसर जो होगा नेट टोटल इनकम, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नील होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। समझा ये पॉइंट? सो ये अपना पहला पॉइंट है। डिडक्शंस आर आइदर इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम और लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम। इफ डिडक्शंस आर मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम, देन यू विल रेस्ट्रिक्ट योर डिडक्शन टू ग्रॉस टोटल इनकम। सो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हम लोगों ने जब ये 5 हेड्स पढ़े अभी, तो जब हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर स्टार्ट किया, तो कैपिटल गेन्स के अंदर हम लोगों ने कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पढ़े थे। 111A, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर होता है। 3 असेट्स, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 असेट अगर आप ट्रांसफर करोगे, एंड अगर ट्रांसफर के वक्त एसटीटी पे हुआ है up to 22nd July, rate was 15%, post that rate is 20%. So अब वहां पे स्पेशल रेट आया, बाकी सब शॉर्ट टर्म पे इट इज नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। फिर हमने 112A करके सेक्शन डिस्कस किया था। अगेन 3 असेट्स, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 असेट ट्रांसफर हुए, वापस से एसटीटी इक्विटी शेयर पे हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, एंड यूनिट्स के केस में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर
तो फिर ट्रांसफर अगर 31 मार्च 2018 तक हुआ है तो एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट एंड 1/4/2018 ऑनवर्ड्स अभी 22 जुलाई तक 10% टैक्स था, बाद में ऑन गेन एक्सीडिंग 1,25,000। याद आया? उसके बाद हमने 112 करके सेक्शन किया था। ओल्ड 112 अगर आप याद करोगे तो उसमें 3 पार्ट्स थे, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसमें 2 ऑप्शंस थे, 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 10% विच एवर इज लोअर। एंड उसके बाद अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अगर ट्रांसफरर इज एनआर और फॉरेन कंपनी देन 10%, अदर इज तो 20% विथ इंडेक्सेशन, अदर असेट के केस में 20% विथ इंडेक्सेशन। न्यू रेट जो आया वो एक ही रेट था 12.5%। फिर एक नोट किया था 112 में कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अक्वायर हुई है अप टू 22 जुलाई, ट्रांसफर हो रही है 23 जुलाई या उसके बाद, और आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या रेसिडेंट HUF हो, तो फिर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए 20 एंड 10%, जो भी आपको बेनिफिशियल हो। याद आया? 115BB विनिंग्स, जिसमें फ्लैट रेट इज 30%। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट किया था अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पहले तो ये लिमिट 2 ही लोगों को मिलती है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, और आप ये लिमिट 111A, 112A, 112 के सामने एडजस्ट कर सकते हो, 115BB के सामने नहीं कर सकते। याद आया? अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई, समझो ये ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी 111A की इनकम है या 112A की इनकम है या 112 की इनकम है या 115BB की इनकम है, शॉर्ट में इनकम है जिसपे स्पेशल रेट लग रहा है। आप याद करोगे तो आपको मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया होगा कि 20 लाख आपका GTI है, समझो कि इसमें से 15 लाख की इनकम पे स्पेशल रेट लग रहा है और 5 लाख की इनकम पे नॉर्मल रेट लग रहा है। आपके जो डिडक्शंस है ना, डिडक्शंस समझो वो 8 लाख के हैं, कहने से आपको डिडक्शन से 5 ही मिलेंगे। मतलब डिडक्शंस आर नॉट अलाउड अगेंस्ट इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। जिस भी इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा, यानी से उसके सामने हम आपको डिडक्शन माइनस करने नहीं देंगे। चलो अब यहां पे ध्यान दो, पहले तो 2 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट देखो, डिडक्शंस कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। इफ डिडक्शंस आर मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम देन इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रॉस टोटल इनकम। ये लाइन आई समझ में? नेक्स्ट, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड अगेंस्ट इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। एग्जाम्पल 111A, 112A, 112 एंड 115BB, इसके सामने डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अब डिडक्शन चैप्टर जो है वो हम लोग ये टोटल 8 नोट्स में पढ़ने वाले हैं। कितने नोट्स हैं? 8। ये 8 नोट्स में हमने ये चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। पहला जो नोट है 80C से लेके 80CCE तक, ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी जितनी भी नोट्स है वो बहुत छोटी है। सो पहला ही नोट में टाइम जाएगा, बाकी सब नोट्स जो है वो इजी है। अब पहले नोट में आप देखोगे तो एक आपका सेक्शन आ रहा है 80C, फिर CCC, फिर CCD। CCD के अंदर ही सब सेक्शन है 1, 1B एंड 2, एंड लास्ट में देखो यहाँ पे आ रहा है 80CCE करके, फिर एक आ रहा है 80CCH, फिर 80D, 80DD, 80DB, 80U, फिर 80E वाले सारे सेक्शंस, फिर G वाले सारे सेक्शंस, TTA, TTB एंड 80JJAA, QQB एंड RRB। आपको याद हो अगर तो ये जो लास्ट वाले हैं ना 3, इसको हम बोलते हैं चैप्टर 6A, हेडिंग नंबर C, उसके डिडक्शंस है। आया याद आपको? चलो अब ये जितने भी डिडक्शंस आप सामने देख रहे हो अभी, ये सारे के सारे डिडक्शंस आपको ऑप्शनल स्कीम में माइनस करने मिलेंगे। लेकिन जब डिफॉल्ट स्कीम की बात आएगी ना, डिफॉल्ट स्कीम,
तो डिफॉल्ट स्कीम में ये जितने भी डिडक्शंस है ना, उसमें से आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे। और वो 3 कौन से? तो एक आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 80 CCD सबसेक्शन 2। फिर एक आपको है ना, जब ये मैं 80 CCH करवाऊंगा तो इसके अंदर 80 CCH सबसेक्शन 1 भी है एंड 80 CCH सबसेक्शन 2 भी है। तो जो आपका ये सबसेक्शन 2 है ना, 2, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? डिफॉल्ट स्कीम में। और लास्ट आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो है 80JJAA। क्या मिलेगा लास्ट में? 80JJAA। 3 डिडक्शंस आपको मिलेंगे कहाँ पे? अंडर डिफॉल्ट स्कीम। 80 CCD सबसेक्शन 2, 80 CCH सबसेक्शन 2 एंड 80JJAA। ये 3 डिडक्शंस आपको मिलेंगे। सो देखो नीचे क्या लिखा है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम दैट इज सेक्शन नंबर 115 BAC, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, 80 CCH subsection 2 and 80JJAA shall be allowed and no other deduction shall be allowed under chapter 6 है। So default scheme में आपको सिर्फ 3 ही deductions मिलते हैं। डिफॉल्ट स्कीम में अपन ने पहले भी देखा है काफी सारे बेनिफिट्स अपने हाथ से छीन लिए गए हैं। सो यहाँ पे भी ये बेनिफिट्स आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। चलो अब अपन है ना स्टार्ट करेंगे पहला जो नोट है उससे, 80C, 80CCC, CCD एंड लास्ट में 80CCE। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना क्योंकि इसमें पॉइंट्स काफी ज्यादा है। कौन से सेक्शन में? 80C के अंदर। अब 80C में इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तुम्हें दिखा ना, तुम्हें क्लिक हो ही जाएगा कि ये डिडक्शन मिलता है अंडर 80C। तो हम लोग सारे पॉइंट्स अभी पहले 80C के डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो सेक्शन नंबर 80C, ये जो सेक्शन है पहले तो किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ 2 ही लोगों को, इंडिविजुअल एंड HUF। अच्छा, मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये लोग रेसिडेंट होने चाहिए। इसका मतलब दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये लोग रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको एप्लीकेबल है। अब आप लोगों को देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आउटफ्लोज दिए हुए हैं, ये सारे आउटफ्लोज यहाँ पे दिए हैं। ये जितने भी आउटफ्लोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ये जितने भी आउटफ्लोज तुम्हें दिख रहे हैं, सबका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर विच सेक्शन? 80C। आपको सब चीजों का डिडक्शन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट आउटफ्लो देखो क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये पहला ही आउटफ्लो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, बोलो क्या पे करते हो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है कि यू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल प्लान एंड एक होता है टर्म प्लान। Now what is a traditional plan? So you pay premium to insurance company, there will be one tenure of the policy, duration होगा, हर साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी 25 साल की है, एवरी ईयर यू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। 25 साल के अंदर अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी रहेगा ना, उसको एक अमाउंट मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और अगर 25 साल तक उसको कुछ भी नहीं होता है ना, तो उस पर्सन को अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। मतलब ट्रेडिशनल प्लान्स जो है ना, उसमें पैसा कंफर्म मिलेगा आइदर एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे प्लान्स को हम ट्रेडिशनल प्लान्स बोलते थे। Now there is a concept of term plan. What is a term plan? You pay premium to insurance company. अगर वापस से there will be one duration or tenure of the policy. Let us assume tenure is 50 years. Every year you pay premium to insurance company. Every year you pay premium to insurance company. अगर 50 years में death हुई ना तो पैसा आएगा, death नहीं हुई ना पैसा भूल जाओ, पैसा भूल जाओ। मतलब देर इज ओनली, यू कैन से देर विल बी ओनली वन इनफ्लो कब? एट द टाइम ऑफ डेथ। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ
maturity of policy. Now premium in case of term plan as compared to traditional plan is lower. क्यों? क्योंकि उनको कंफर्म आउटफ्लो नहीं आने वाला है, डिपेंड करता है, आउटफ्लो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, वेदर इट इज अ ट्रेडिशनल प्लान और टर्म प्लान, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. यू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यू विल गेट डिडक्शन. अब तुम देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करते हो ना, तो जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हो, कौन सी? लाइफ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कंपनी है ना एक अमाउंट बताएगा जिसको हम बोलते हैं सम अश्योर्ड. नाउ व्हाट इज सम अश्योर्ड? सम अश्योर्ड का मतलब है कि आपको गारंटीड इतना पैसा तो मिलेगा ही. समझो मैंने आज एक पॉलिसी ली, प्रीमियम फिक्स हुआ था 1 लाख रुपीस, प्रीमियम था 1 लाख पर एनम मुझे प्रीमियम पे करना था फॉर 25 इयर्स. अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने बोला ये लो 1 लाख का प्रीमियम. आज फर्स्ट प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे बता रहा है सागर योर सम अश्योर्ड इज 20 लाख. सम अश्योर्ड इज हाउ मच? 20. अब इसका मतलब क्या? अगर समझो कल ही मेरी डेथ हो गई, 20 लाख तो कंफर्म मिलेगा ही, 20 लाख 100% मिलेगा. हाँ, अभी समझो कि मैंने प्रीमियम भरा फर्स्ट ईयर का, उसके बाद समझो कि 15 साल का प्रीमियम भर दिया मैंने और फिर मेरी डेथ हुई. अब अमाउंट है ना 20 लाख से ज्यादा मिल सकता है, कभी कम नहीं मिलेगा. 25 साल हो गया, मैच्योरिटी हो गया पॉलिसी, पैसा मुझे 15 लाख 20 लाख से तो ज्यादा ही मिलेगा. कितना मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी बताएगा, बट 20 लाख रुपया तो कंफर्म मिलेगा ही. तो जो गारंटीड अमाउंट होता है, जो आपको मिलने वाला ही है पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? सम अश्योर्ड. क्या सम अश्योर्ड हमें डे 1 पे ही बता दिया जाता है? यस, आपको सम अश्योर्ड डे 1 पे ही बता दिया जाएगा कि इतना आपका सम अश्योर्ड है. अब यहां पे ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, उस पे इन्होंने एक लिमिट डाल दी है कि हम आपको एटीसी में डिडक्शन तो देंगे, लेकिन हम एक लिमिट रख रहे हैं इसके ऊपर. अब लिमिट क्या है? तो आपका जो प्रीमियम होना चाहिए पर एनम, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड. 20% ऑफ सम अश्योर्ड से कम होना चाहिए. So for example, अगर आपकी पॉलिसी का सम अश्योर्ड इज 10 लाख, तो आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए? 2 लाख या उससे कम. अच्छा सर, अगर हमारा प्रीमियम 2 लाख से ज्यादा है तो माइनस करने मिलेगा, बट कितना? 2 लाख. एक्सेस जो अमाउंट आप पे करोगे ना, ये लिमिट से ज्यादा अमाउंट पे करोगे वो भूल जाओ. ये लिमिट से जो भी आप अमाउंट ज्यादा पे करोगे ना वो भूल जाओ. पर अब क्या हुआ कि ये जो लिमिट रखी थी ना 20% ऑफ सम अश्योर्ड, गवर्नमेंट ने देखा कि ये लिमिट बहुत ही ज्यादा है. सो इन्होंने क्या किया, यही लिमिट को 20 का कर दिया 10, बट 10% किया फॉर ऑल द पॉलिसीज विच आर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012. तो सर क्या हमें ओल्ड लिमिट याद रखनी है? यस. क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पॉलिसी 31 मार्च 2012 तक ले ली थी, उनकी पॉलिसी का प्रीमियम अगर आज भी जा रहा है, यानी से वहां पे लिमिट 20% ही है, वहां पे लिमिट 20 है. ये न्यू पॉलिसीज के लिए उन्होंने कितना कर दिया है? 10%. अब जैसे ही इन्होंने 10% लिमिट की, उसके बाद इन लोगों को लगा कि जो लोग डिसेबल होते हैं, मतलब हैंडीकैप, या जिनको कोई बीमारी होती है, डिजीज, उन लोगों के केस में इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम तो चार्ज करती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में वहां पे प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है. अब ये इनको पता चला जैसे ये अमेंडमेंट आई उसके बाद, तो इन्होंने और एक अमेंडमेंट की 1 साल बाद. क्या? कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है या अगर कोई पर्सन को डिजीज है, उस पर्सन के नाम पे अगर आप पॉलिसी ले रहे हो, तो फिर 10% के बदले हो जाएगा 15%. Understand, 15% is not for all the assessees if policy is taken in the name of person who is disabled or suffering from a disease. So अब provision कैसा बना? Up to 31st March 2012, person is a normal person or person is a disabled person. Can I say limit is 20% and 20%. From 1/4/2012 to 31st March 2013, normal person or disabled person limit is 10%. 1/4/13 onwards
लिमिट फॉर नॉर्मल पर्सन इज एंड डिसेबल पर्सन इज। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या समझने का, पॉलिसी कब ली है, 1/4/2012 या उसके बाद, मतलब 10% लेना है, मतलब और पर्सन भी नहीं दिया है तो नॉर्मल पर्सन लेना है। पर्सन का भी बोला नहीं है, डेट भी बोली नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन एंड 10% वाली लिमिट लेनी है। गया ये भेजे में। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे ही वर्ड आता है अपने दिमाग में, ये जैसे ही अपन वर्ड सुनते हैं अपने दिमाग में एक ही कंपनी आती है, बोलो LIC। अंडरस्टैंड, यहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC इज अलाउड। यू पे इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एनी कंपनी, इट इज अलाउड। इधर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट होना चाहिए बस। अभी मैं क्या बोलता है, तुम अगर HDFC बैंक में जाएगा, वो लोग भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देगा। तुम सपोज आदित्य बिरला में गया तो उनका भी लाइफ इंश्योरेंस का एक यू कैन से डिपार्टमेंट है, तो तुम किसी को भी लाइफ इंश्योरेंस पे करो, यू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एनी कंपनी, इट इज अलाउड। देयर इज वन क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल that there is one assessee makes payment of life insurance premium to a company which is in Canada. Now understand, again it is allowed as deduction. So वो चीज भी माइनस करने मिलेगी। So ऐसा दिमाग में नहीं डालना कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC इज अलाउड, ऐसा मैंने नहीं सिखा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, यू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एनी कंपनी, इट इज अलाउड। अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपको इसके बाद और भी नीचे आउटफ्लोज दिखेंगे, पैसा जा रहा है यहां पे, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये वाला प्रीमियम, ये प्रीमियम और आगे जाके और 2 पॉइंट्स आएंगे इसी में, ये जो आगे आउटफ्लोज दिख रहे हैं ना, उसमें और 2 पॉइंट्स आएंगे। अब ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट्स को लेके 3 चीजें, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और आगे 2 पॉइंट आएंगे, वो मैं बाद में बताता हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे या स्पाउस का करे या बच्चों का करे, उसको डिडक्शन मिलेगा। और HUF अगर अपने मेंबर्स का करेगा तो डिडक्शन मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप खुद का पे करो या स्पाउस का या बच्चों का, डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सब आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो? मैं डिपेंडेंट हूं? नहीं। अब ध्यान से सुनना, आपके पेरेंट्स ने आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, बोलो क्या उनको डिडक्शन मिलेगा? मेरे पेरेंट्स ने भरा तो ये बेवड़े, इधर लिखा क्या है, पढ़, सिर्फ चिल्ड्रन लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं उन पे डिपेंडेंट, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, डिडक्शन मिलेगा। गया भेजे में। अच्छा, मैंने मेरे पेरेंट्स का पे किया तो मिलेगा मुझे? पक्का? सेल्फ, स्पाउस एंड बच्चों का मिलता है, पेरेंट्स का नहीं। आप अपने पेरेंट्स का भी पे कर नहीं सकते हो, इसलिए वो एग्जांपल ले नहीं रहे। सो वापस से, आपके पेरेंट्स ने आपका लाइफ इंश्योरेंस भरा तो, मेरे पेरेंट्स ने भरा तो, मैंने मेरे पेरेंट्स का भरा तो नहीं मिलेगा। गया ये भेजे में आपके। ये आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। क्या है फर्स्ट पॉइंट? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। गया भेजे में ये। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अपन ने जब कैपिटल गेन्स चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप घर खरीदते हो, आपको पता है स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी किसको देते हैं हम लोग? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, दैट इज सम परसेंटेज ऑफ आइदर अग्रीड वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। ऐसा कुछ याद आया? व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में मैंने आपको बोला था कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है? 6% लगता है। अब मैं आपको उसका भी बाइफर्गेशन देता हूं। महाराष्ट्र में 5% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% रजिस्ट्रेशन फीस है। सो इसीलिए टोटल कितना हो जाता है? 6%। मतलब आपको पेमेंट 6% का करना है, बट उसमें भी बाइफर्गेशन है। 5% वो लोग स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं और 1% वो लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। अब ध्यान से सुनो,
अगर आप घर खरीद रहे हो, अब ये पॉइंट बराबर से समझना, अगर आप घर खरीद रहे हो, समझो आपने 10 लाख का घर खरीदा, तो 10 लाख के ऊपर आपने 6% स्टैंप ड्यूटी भरा होगा। तो अभी समझो आपका स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट कितना आ रहा है, 60,000। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको 60,000 यहां पे माइनस करने देंगे। अब आपने अगर 60,000 यहां पे माइनस कर दिया, फिर समझो एक चीज और कि कल उठ के जब आप घर बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन्स में टैक्सेबिलिटी आएगी। कैपिटल गेन्स में आपको आपकी कॉस्ट क्या लेने की, 10 लाख। क्यों 10 लाख? अरे आपको स्टैंप ड्यूटी तो इधर माइनस करने मिल गया ना, तो फिर आपकी कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख। अच्छा, अब दूसरा चीज ध्यान से सुनो। आपने एक घर खरीदा, सुनना बराबर से, आपने एक घर खरीदा, आपने स्टैंप ड्यूटी भरा उस पर। अब स्टैंप ड्यूटी आई, समझो स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट आया 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपने स्टैंप ड्यूटी भरा है। अब है ना एटीसी में इतने सारे डिडक्शंस आपको माइनस करने मिलते हैं, लेकिन एटीसी ने खुद ने क्या किया है पता है, बोल दिया है कि जितने भी डिडक्शंस हैं यहां पे हम आपको मैक्सिमम 1,50,000 देंगे माइनस करने। कितने देंगे? ये देखो, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 150। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर आपको कोई लिमिट नहीं रखी, अभी आपकी इनकम 10 लाख है, कहने से आप 7.5 लाख के आउटफ्लो कर दोगे और माइनस करके बोलोगे मेरी इनकम 2.5 लाख है, नो टैक्स, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक। इनफैक्ट 5 लाख भी रखोगे नेट टोटल इनकम तो भी चलेगा, रिबेट मिल जाएगा सामने। सो आप समझो 50 लाख किसी की इनकम है, 45 लाख के आउटफ्लोज कर दिए, फिर तो कभी गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक जगह जहां पे एसएससी को बेनिफिट मिलता है ना, गवर्नमेंट ने देखो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। सो अब क्या हो गया कि आपने घर खरीदा, कितना स्टैंप ड्यूटी भरा, 5 लाख, तुम्हें माइनस करने कितना मिलेगा, 1.5 लाख, कितना नहीं मिला, 3,50,000। तो अब जब तुम घर बेचोगे कल उठ के, ये 3,50,000 को तुम ऐड कर सकते, क्योंकि जो कॉस्ट, अंडरस्टैंड सिंपल थिंग, डबल बेनिफिट नहीं होना चाहिए आपको। आपने 10 लाख का घर खरीदा, 60,000 उस पे स्टैंप ड्यूटी भरा, 60,000 इधर भी माइनस कर रहा है, कल उठ के घर बेचते वक्त तुम बोलेगा मेरी कॉस्ट इज 10,60,000, तो वो नहीं चलेगा। डबल बेनिफिट नहीं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पहले अलाउड था, बट अभी नहीं अलाउड है। बोलो ये समझा? सो जो भी आप क्या भरोगे बोलो, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। प्रिंसिपल रीपेमेंट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज नॉट अलाउड। सी, आपने अगर घर खरीदा और आपने जो घर खरीदा ना वो लोन पे खरीदा है, लोन लिया एंड आपने घर खरीदा। अब आप जहां से लोन ले रहे हो, कहने से उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे, उसको आप इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे। थोड़ा सा याद करो, इंटरेस्ट तो आपको 24B में माइनस करने मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चीज का एटीसी में डिडक्शन मिलता है। लेकिन आपको लोन लेना चाहिए फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। शॉर्ट में बोलूं तो रिलेटिव्स और फ्रेंड से नहीं लेना चाहिए, रिलेटिव और फ्रेंड से नहीं लेना चाहिए। अब एक एग्जांपल लो कि समझो मैंने एक घर खरीदा और करण मैंने आपसे लोन ली। अब मैंने इनसे लोन ली घर खरीदने के लिए, मैं क्या पे कर रहा हूं आपको, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सुनना बराबर से, जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं करण को, क्या वो मुझे 24B में माइनस करने मिलेगा? मिलेगा पक्का? 24B में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि तुम लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो। इंटरेस्ट आपको हमेशा माइनस करने, जो चीज नहीं मिलेगी वो क्या है, प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने लोन फ्रेंड से लिया है। बट अगर मैं बैंक से लोन लूं तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड प्रिंसिपल भी मिलेगा। गया भेजे में, बढ़िया, सब जगह पे आपको पता ही है, ये सब जितने भी आउटफ्लोज मैं सिखाऊंगा सबको ऐड करके मैक्सिमम 1,50,000 मिलने वाला है, 1,50,000 मिलने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ट्यूशन फीस विच इज पेड टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन
maximum 2 children, maximum 2 children. So full tuition fees paid to school, college, university in India for full time education maximum 2 children. अब ध्यान से सुनो, देखो पहले तो यहां पे आप समझो कि कौन सी चीज का डिडक्शन मिल रहा है, ट्यूशन फीस. अब आप लोगों ने कॉलेज में ना फीस पे की होगी, समझो आपकी कॉलेज की फीस एग्जांपल ले रहे कि 40,000 है. आपको ना कॉलेज वालों ने रिसीट दिया होगा, उसमें ना ये 40,000 को तोड़ के बताया होगा, बाइफर्केशन दिया होगा कि देखो ट्यूशन फीस इतनी है, लाइब्रेरी का इतना है, एक्स वाई जेड ऐसा, बराबर. चलो अब ट्यूशन फीस का ही डिडक्शन मिलेगा, ना कि आपको टोटल फीस का. 40,000 क्या है आपके लिए, टोटल फी, उसमें से मिलेगा क्या, ट्यूशन फी. अच्छा, अब ट्यूशन फीस माइनस करने मिलेगा फॉर फुल टाइम एजुकेशन, और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इन इंडिया. अच्छा, अब आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी विजिट करोगे ना, तो वहां पे काफी सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है जो डिप्लोमा कोर्सेस है, जहां पे आप वो कोर्स कंप्लीट करते हो ना, यू डोंट गेट एनी डिग्री, यू गेट ओनली सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट मिलता है आपको, कोई डिग्री विग्री नहीं मिलता है. ऐसे जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम कोर्सेस. अब जो पार्ट टाइम कोर्सेस के लिए आप ट्यूशन फीस पे करोगे ना, वो माइनस करने नहीं मिलेगा. आपको क्वेश्चन में पार्ट टाइम कोर्सेस रहा तो मेंशन करेंगे, सो वो चीज का टेंशन मत लेना. आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है वेदर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर पार्ट टाइम और फुल टाइम, वो लिखा ही होगा. दूसरी चीज यहां पे लिखा है मैक्सिमम 2 बच्चे, मतलब अब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए क्या, HUF को यह डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे किसके होंगे, इंडिविजुअल के. सो ये डिडक्शन किसको नहीं मिलेगा, HUF. अब है ना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें असेसी HUF था, HUF की सारी इनकम दी थी. उस क्वेश्चन में लिखा था ट्यूशन फीस पेड बाय HUF फॉर 2 मेंबर्स, फॉर पार्ट टाइम एजुकेशन. तो उधर सबने ना डिडक्शन नहीं लिया, बट वो लिखना चाहिए था फुल टाइम. तो क्या, तो सब लोग डिडक्शन लेके आते और वो गलत होता, क्योंकि तुम समझो वहां पे आपको वो याद नहीं आएगा कि HUF है असेसी. आप देखोगे फुल टाइम है, चलो मिल जाएगा, बराबर. सो वो चीज ध्यान में रखना. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या आ रहा है, बॉन्ड्स ऑफ. इसका मुझे आप पहले तो फुल फॉर्म बताओ ना, नाबार्ड का, आराम से एक एक वर्ड. N A B बैंक, A एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर, R रूरल डेवलपमेंट. ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. NA is for national, बराबर, ध्यान दो. सो इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अब है ना, जो मैं आपको ये 5th पॉइंट में चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा, यही एक्सप्लेनेशन मेरा 13th पॉइंट के लिए भी होगा, यही एक्सप्लेनेशन मेरा 14th पॉइंट के लिए भी होगा. सेम एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. सो ध्यान से समझो क्या एक्सप्लेनेशन है. अब 5th पॉइंट पढ़ो, बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड. अब ये है ना, एक बैंक है, ये बैंक बनाया गया है एक पर्पस के लिए, और पर्पस नाम में ही लिखा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अब तुम समझो ये पर्पस है क्या, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैंक इस पर्पस के लिए बनाया है. समझो मैं ये बैंक जो है वो बनाया गया है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाउ टू अचीव दिस पर्पस, कहने से मुझे पैसा चाहिए होगा, और पैसा कहां से आएगा, कहने से पब्लिक से ही आएगा. बट तुम समझो पब्लिक मुझे पैसा कब देगी, जब पब्लिक को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले. और इसीलिए पब्लिक को क्या बोला, पब्लिक आप बॉन्ड्स खरीदो नाबार्ड के, आप पैसा दोगे नाबार्ड को, ये लोग आपको बॉन्ड्स देंगे. आपको फायदा क्या, डिडक्शन मिलेगा अंडर ATC,
और नाबार्ड को चाहिए था पैसा, जो उनके पास आ गया। ये पैसा क्यों चाहिए था? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो तुम समझो यहां पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर्पस है, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर्पस अचीव करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा मिलने वाला है कहां से? गवर्नमेंट। पैसा मिलने वाला है पब्लिक से, बट पब्लिक भी पैसा कब देगी? जब उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। दिस इज सिमिलर टू, तुम्हें याद आ रहा हो तो साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करवाया था मैंने। नेक्स्ट 13 पॉइंट सेम लाइंस पे है। शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी विच यूजेस कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वापस से तुम देखो, देयर इज वन कंपनी। ये कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नाउ टू अचीव दिस पर्पस कंपनी को चाहिए कैपिटल। कैपिटल कहां से मिलेगा? पब्लिक से। पब्लिक पैसा कब देगी? जब पब्लिक को बेनिफिट मिले। पब्लिक को बोला पब्लिक खरीदो क्या? शेयर्स और डिबेंचर्स। गया भेजे में। नेक्स्ट, डिपॉजिट स्कीम ऑफ एनएचबी और पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स। ध्यान से सुनो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एनएचबी का फुल फॉर्म इज नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। अब ध्यान से सुनो ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक एग्जांपल लो कि ये साइड जितने भी लोग बैठे, ये वाले लोग यहाँ पे, ये सब लोग अमीर हैं और तुम लोग सब गरीब हो। अब तुम सबको है ना, तुम सबको घर खरीदना है। ये साइड जितने भी बैठे आप सबको घर खरीदना है। मैं एनएचबी हूं, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब तुम सब घर खरीदना चाहते हो तो तुम किसके पास जाओगे? बैंक के पास। क्यों? लोन लेने के लिए। बट तुम समझो बैंक तुम्हें लोन कब देगा? जब बैंक के पास खुद के पास पैसा हो। तो बैंक को पैसा कहां से मिलेगा? अमीर लोगों से। बट अमीर लोग भी पैसा कब देंगे? तो अमीर लोगों को बोला कि आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करो। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करो एंड बैंक क्या कर पाएगा? आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? डिडक्शन। और बैंक क्या करेगा? आप सबको लोन प्रोवाइड करेगा। एंड तुम समझ पा रहे हो, तो कल उठ के जब तुम लोन का रीपेमेंट करोगे तो तुम्हें भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट। गया भेजे में। अब एक एनएचबी रहे या फिर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी रहे प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, प्रोविजन इज सी। सो जो लोग एनएचबी को पैसा देंगे, डिपॉजिट करेंगे एनएचबी में पैसा, या फिर पैसा डिपॉजिट करेंगे इन पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, कहने से उनको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। गया भेजे में। चलो नेक्स्ट। अब ये जो 12th पॉइंट है ना, वो अपन ने सैलरी में पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। याद आया? 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड पढ़ाए थे, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएल। जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, आरपीएफ 12% ऑफ सैलरी, यूआरपीएफ एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट विच इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ एसपीएफ एग्जेम्प्ट, आरपीएफ 9.5%, यूआरपीएफ एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन, डिडक्शन, नो डिडक्शन। ऐसा कुछ याद आया? लमसम अमाउंट एसपीएफ से मिलेगा, एग्जेम्प्ट। आरपीएफ में 4 केस में एग्जेम्प्ट था, यूआरपीएफ में 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था। ऐसा याद आया? तो ये सब हम लोगों ने एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन था इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब अपन ने परक्विजिट्स डिस्कस किए थे, परक्विजिट्स में मैंने आपको सुपर एन्युएशन फंड करवाया था। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट, कि आप एक पर्टिकुलर एज के हो जाओगे तो इट इज आप वो कंपनी से रिटायर हो गए। अब इसमें तुम्हें याद हो तो प्रोविजन ऐसा था कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस एंड एसएफ तीनों मिला के 7.5 लाख से ज्यादा हुआ तो टैक्स हो जाएगा। और फिर याद हो तो उसी से कनेक्टेड और प्रोविजन करवाया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगी, पता है वो फॉर्मूला था पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 मल्टीप्लाई बाय आर। सो वो जो कॉन्सेप्ट था वो सुपर एन्युएशन का था। सो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन, वो क्या हो जाएगा, डिडक्शन में चला जाएगा।
उसके बाद अब ये जो प्रोविजन है और ये जो प्रोविजन है वो सेम लाइंस पे है। पहले तो पीपीएफ, पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब तुम समझो कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपनी क्या है, आपके नाम पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करती है, जिसमें कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है और आप भी कंट्रीब्यूट करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर समझो कि तुम किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉय नहीं हो, आपका खुद का बिजनेस है। अब जब खुद का बिजनेस है तो आपके नाम पे किसी ने भी पीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवाया होगा, तो आप खुद अपने नाम पे क्या पीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हो? यस, आप करवा सकते हो। उस अकाउंट को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, क्या ये अकाउंट जो लोग एम्प्लॉई हैं वो भी ओपन करवा सकते हैं? यस, कोई भी करवा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट मेनली कौन करवाता है पता है? जो लोग एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, एम्प्लॉय के नाम पे पीएफ है तो उसकी सेविंग्स हो रही है। आज जो लोग एम्प्लॉय नहीं है, यानी से उनके नाम पे कोई सेविंग्स नहीं है, तो वो लोग पैसा बचाना चाहते हैं तो वो लोग पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं। अब पीपीएफ अकाउंट में पहली चीज, जो भी पैसा तुम डिपॉजिट करोगे यू विल गेट डिडक्शन अंडर एटीसी। दूसरी चीज, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप जब भी सीए बन जाओ, आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी जो टैक्सेबल होगी। आपके लिए मतलब एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, हम जो बोलते हैं ना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज पीपीएफ। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इट इज इन बिटवीन 8 to 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, एटीसी में डिडक्शन भी मिलेगा। तो आपने समझो 1 लाख रुपया पीपीएफ में डाला तो 1 लाख का डिडक्शन प्लस हर साल उस पे इंटरेस्ट जो एग्जेम्प्ट है। हाँ, लेकिन आपको ये यहाँ पे लॉक इन पीरियड और सब होता है पीपीएफ में, तो आप सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बट वो ठीक है, मतलब इट इज गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो एक जैसे ही आप लोगों की टैक्सेबल इनकम आना स्टार्ट हो, आई विल एडवाइज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज पीपीएफ। पीपीएफ होना ही चाहिए एंड दूसरा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब सुकन्या समृद्धि स्कीम, अब ये जो स्कीम है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक गर्ल बॉर्न हुई है तो उसके नाम पे आप सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पेरेंट्स जो है वो इनके नाम पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पेरेंट्स जो भी पैसा क्या करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट, डिडक्शन मिलेगा एंड प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगी वो एग्जेम्प्ट। सेम लाइंस पे पीपीएफ की तरह ही, बट यस वापस से ऑल दिस थिंग्स कम्स विद एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स तक ये पैसा आपको वो अकाउंट में रखना पड़ेगा। सिंपल है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाती तब तक आपको पैसा वहां पे रखना पड़ता है। सो उसके भी रूल्स है। सो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो फ्यूचर में, उसके रूल्स चेक कर लेना सिर्फ क्या है। मैं आपको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्या क्या प्रोविजन है। 2 चीजें याद रखनी है, पैसा डिपॉजिट किया, डिडक्शन, इंटरेस्ट मिला, एग्जैक्ट। अब उसके बाद यहां पे आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। ध्यान से सुनो, अब ये क्या है? तो ये स्कीम बनाई गई है फॉर सीनियर सिटीजन। बोलो किसके लिए बनाई गई है? सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम बनाई गई है कि अगर सीनियर सिटीजन पैसा बचाना चाहते हैं तो फिर वो लोग ये स्कीम में पैसा डाल सकते हैं और हम उनको एटीसी के अंदर क्या दे देंगे? डिडक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? बोलो इंटरेस्ट। किसको मिलेगा इंटरेस्ट? जो सीनियर सिटीजन है वो। क्या हो जाएगा ये इंटरेस्ट? बोलो टैक्सेबल। बेवड़े तुम लोग है ना भावुक हो जाते हो कि भाई सीनियर सिटीजन है, बुढ़ा है, एग्जम्पशन दे देते हैं। इधर भावुक होना, अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज एग्जम्प्ट रही तो मैं बताएगा, जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे टैक्सेबल है, बराबर। सो इट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। अब इसमें ना एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले रीड किया था, क्वेश्चन में उन्होंने दिया था
तब तो है ना ऐसा कोई डिफॉल्ट स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम और ये सब था ही नहीं. देयर वाज ओनली वन स्कीम ऑप्शनल, खत्म. ये डिफॉल्ट स्कीम तो बाद में आया. तो ऐसा कुछ था ही नहीं पहले. तो पहले एक क्वेश्चन था जहां पे ना पूरा डिटेल्स दिया था कि एसएससी की ये इनकम है, प्लस एसएससी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 में भी कंट्रीब्यूट किया है. अभी सब लोगों ने सॉल्व किया वो क्वेश्चन, एटीसी में डिडक्शन भी ले लिया. बट एक गलती क्या हुई थी, वो क्वेश्चन में ना टैक्स कैलकुलेशन भी पूछा था और सब लोगों ने जो 2.5 लाख वाला स्लैब है ना वो यूज करके टैक्स निकाला. अरे जब वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड ही इज अ सीनियर सिटीजन. वो चीज क्लिक ही नहीं हुई क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन में अलग से एज नहीं दी हुई थी उसकी. कुछ समझा? और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मुझे याद आ रहा है. पहले तो ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ही था, अपन ने किया है, वो क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है अभी. वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, कैपिटल गेन्स में एक करवाया था कि मिस्टर मिथुन करके है जिसके पास है ना 1000 शेयर्स है, फिर उसको बोनस मिले थे, बराबर है. फिर उसने सारे शेयर्स बेचे थे, उसमें ओरिजिनल शेयर्स लॉन्ग टर्म थे, बोनस शॉर्ट टर्म थे और डिविडेंड भी मिला था 10 रुपया पर शेयर. वो सब में ना पहले एक लाइन क्या लिखी थी पता है? मिस्टर मिथुन सोल्ड ऑल दी शेयर्स टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे. अभी नहीं है शायद. टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे. अब ये 75th बर्थडे तुम्हें क्लिक होना चाहिए वहां पे, सीनियर सिटीजन है. और ऑप्शनल स्कीम में जब तुम जाओगे तो 0 से लेके 3 लाख वाला स्लैब अप्लाई करना है, बराबर. सो ये चीज ध्यान में रखना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 के केस में. चलो फिर आ रहा है 10th पॉइंट. अगर आप क्या बनवाते हो, बोलो एफडी. अगर आप क्या बना रहे हो, एफडी, फिक्स डिपॉजिट फॉर मिनिमम हाउ मेनी इयर्स विथ एसबीआई और पोस्ट ऑफिस. अगर आप एफडी बनवाते हो, अब आप एफडी 3 साल की भी बना सकते हो, 2 साल की भी बना सकते हो, 1 साल की भी बना सकते हो, 6 साल की भी बना सकते हो. डिडक्शन लेने के लिए एफडी कितने साल की होनी चाहिए? 5 या उससे ज्यादा. 5 साल की एफडी या उससे ज्यादा होना चाहिए. आपको 5 साल की एफडी बनाओ, जो भी पैसा आपने एफडी में अभी डिपॉजिट किया, हम आपको एटीसी में उसका क्या दे देंगे? रिडक्शन. बैठ रहा है आपके दिमाग में? अब आ रहा है ये 16th पॉइंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर्स इंटरेस्ट. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, बराबर से समझो. आप पोस्ट ऑफिस में जाके एनएससी जो है ये खरीद सकते हो. एनएससी इज सिमिलर टू एफडी ओनली, कि आपका पैसा सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स तक ब्लॉक हो जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में गए, एक पर्सन पोस्ट ऑफिस में गया और इसने 50,000 का क्या खरीदा? एनएससी खरीदा. कितने का एनएससी खरीदा? 50,000 का एनएससी खरीदा. तो पहले तो ये पर्सन को है ना एटीसी में 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. जितना अमाउंट आप एनएससी में पैसा डालोगे उतना आपको डिडक्शन. सो 50,000 का तो डिडक्शन मिल ही गया. अब ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस समझो ये एनएससी 5 इयर्स की थी. पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, जैसे ही एंड ऑफ ईयर 1 होगा, 1 साल जैसे ही खत्म होगा, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इंटरेस्ट 10%. तो क्या हो जाएगा, 5,000 की इंटरेस्ट आपको आई, पर ये जैसे ही इंटरेस्ट आई ना 5,000 की, ये पैसा वापस से एनएससी में इन्वेस्ट हो जाता है. शॉर्ट में बोलूं तो वो लोग आपको 5,000 देते ही नहीं है, वो लोग अपने पास ही रखते हैं. सो अब आप ऐसा समझो कि 5,000 वहां से आया और 5,000 वहां पे गया, बराबर. अब ऐसा चलेगा फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो, 5,000 आके जाएगा. थर्ड ईयर ऑल्सो 5,000 आके जाएगा. फोर्थ ईयर भी ऐसा ही होगा, 5,000 आके जाएगा. और फिफ्थ ईयर में क्या होगा पता है, वो लोग आपको डायरेक्टली 75,000 दे देंगे. कैसे 75? 50,000 तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने डाला था वो
और हर साल का 5,000 इंटरेस्ट, 25,000 हो गया। बराबर, ये समझा? अब प्रोविजन क्या है कि पहले तो जो पर्सन ने 50,000 रुपया डाला उसका तो हम उसको डिडक्शन दे ही देंगे, 50,000 ले ले भाई तू डिडक्शन। अब क्या हुआ, जैसे ही एक साल खत्म हुआ 5,000 की इंटरेस्ट आपकी ड्यू हो गई। तो अब यहां पे प्रोविजन क्या है पता है, एंड ऑफ ईयर 1 में, कि पहले तो आप बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5,000, कि आपको इनकम अक्रू हो चुकी है आपकी। पर क्या करो, ये पैसा वापस से एनएससी में इन्वेस्ट हुआ है, इसका जाके एटीसी में डिडक्शन भी ले लो, इसका जाके एटीसी में डिडक्शन भी ले लो। अच्छा, सेकेंड ईयर आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा ना, वो मिलेगा ऑन 55। हाँ, मैंने तो केस इजी रखने के लिए 55 किया है। आपको इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर भी मिलता जाएगा, बराबर है, कंपाउंड होता जाएगा। इट इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट, ये तो केस बनाने के लिए अपन ने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। सेकेंड ईयर हुआ ना, सेकेंड ईयर वापस से क्या करो, लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना, 5,000, वापस से जाओ एटीसी में 5,000। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 5,000 एंड एटीसी में 5,000। फोर्थ ईयर में क्या होगा, वापस से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 5,000 और एटीसी में 5,000। और लास्ट ईयर में क्या होगा पता है, लास्ट ईयर में सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 5,000 आएगा, एटीसी में डिडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा री इन्वेस्ट तो हुआ नहीं है। इसीलिए प्रोविजन देखो क्या बना है, मैंने क्या लिखा है, एनएससी में जो पैसा डालोगे वो तो मिलेगा, प्लस हर साल जो इंटरेस्ट आएगी वो भी डिडक्शन में मिलेगी, एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट। नीचे एक नोट डालिए, इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज फर्स्ट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड देन इट इज अलाउड एज डिडक्शन। गया भेजे में। अब एक तो आपका ये 15th पॉइंट बचा है, वो बाकी रहेगा, वो थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं आ रहा हूं ये 8th पॉइंट पे। 8th और 9th, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये दोनों चीजें क्या है, तुम समझो ये दोनों की दोनों चीजें हैं ना, इट इज म्यूचुअल फंड ओनली। ये दोनों की दोनों चीजें म्यूचुअल फंड है। पहले मैं बात करता हूं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है, ये लोग यूनिट्स इशू करते हैं। आप एज ए इन्वेस्टर वो यूनिट्स खरीदो, मतलब आप ईएलएसएस खरीदो, आप उनको पैसा दो, उनका मेजर इन्वेस्टमेंट विल बी इनटू इक्विटी सेक्टर। बट यस, दिस थिंग कम्स विद अ लॉक इन पीरियड। आपको मैंने पता है जैसे वो सिखाया था यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, दिस इज सिमिलर टू इक्विटी ओरिएंटेड, बट इक्विटी ओरिएंटेड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इधर लॉक इन पीरियड भी आता है। सो आप जो भी पैसा किस में डालोगे, ईएलएसएस में, आपको डिडक्शन मिलेगा। अब ईएलएसएस है कि नहीं वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी ईएलएसएस बनने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स, जो आपको थोड़ी बहुत कंडीशंस है वो सब सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली यू गेट स्टेटस ऑफ ईएलएसएस। सो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ईएलएसएस हूं, सेबी से उसका अप्रूवल और सब आना चाहिए। और दूसरा जो है ना, दैट इज यूलिप। ये भी क्या है, दैट इज अगेन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। बट नाउ अंडरस्टैंड, ये जो चीज है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक, इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक मार्केट, दैट इज ईएलएसएस, एंड सेकंड लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप पैसा किसको दो, म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो लोग पैसा स्टॉक मार्केट में भी डालेंगे, और ये यूलिप का वापस से लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल तक अगर कुछ हो भी गया ना तो भी पैसा मिलेगा। मतलब आपका दो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और इंश्योरेंस भी मिल रहा है। इफ इट इज प्योर इंश्योरेंस देन इट इज लाइफ इंश्योरेंस, इफ इट इज प्योर इन्वेस्टमेंट देन इट इज ईएलएसएस, बट इफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देन इट इज यूलिप। कुछ समझ में आया? आपको क्वेश्चन के अंदर यूलिप वुलिप सब लिखा हुआ होगा ही पहले से।
सो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया ही होगा कि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। भेजे में गया इतना। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं होती थी ना। मेरा क्या है, HDFC बैंक में अकाउंट है, क्योंकि आर्टिकलशिप से वहाँ पे ही अकाउंट है। तो मैंने क्या किया, HDFC बैंक में फ़ोन किया था। वो लोग देते हैं ना नंबर आप लोगों को कि ये आपके मैनेजर है, आप उनसे बात कर सकते हो। मैंने उसको बोला भाई मेरे को यूलिप खरीदना है, आके समझा पहले। तो वो आया था समझाने के लिए व्हाट इज़ यूलिप, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था। मैं तो एज अ स्टूडेंट गया यहाँ पे आर्टिकलशिप, और हम लोग को तो क्या आर्टिकलशिप जो था दैट वाज पोस्ट योर फाउंडेशन ओनली। सो हम लोगों ने कोई ऐसा इंटर CA की तो नॉलेज था ही नहीं। सो इट वाज CPT, पहले CPT के बाद डायरेक्टली आर्टिकलशिप स्टार्ट। सो मैंने कॉल किया, मैंने उसको बोला भाई मेरे को यूलिप समझना है, मतलब समझना है मतलब खरीदना है, वो समझाने के लिए थोड़ी आएगा सर। अब उसने मुझे एक प्लान बताया था कि हर साल आपको 50,000 पे करना है। कितना पे करना है? 50,000 पे करना है। अब जैसे ही आप 50,000 पे करोगे ये यूलिप के अंदर, आपको हम यूनिट्स अलॉट करेंगे, यूनिट्स। अब जैसे समझो कि आज अगर मैं जाऊं रिलायंस के पास और रिलायंस को बोलूं आपके शेयर्स चाहिए, रिलायंस के शेयर्स चल रहे 1000 में, कहने से वो लोग मुझे 1000 में देंगे। तो जो भी यूनिट्स की प्राइस रहेगी ना, प्राइस 50,000 को वो लोग क्या करेंगे, वो प्राइस से डिवाइड, समझो 100 रुपीज प्राइस चलती है एट प्रेजेंट उनके यूनिट्स की, तो उससे डिवाइड कर दिया, मतलब मुझे कितने यूनिट्स मिल गए? 5000 यूनिट्स मिल गए, बराबर। ये सेकेंड ईयर का पेमेंट था 50,000। इट वॉज अ लॉक इन पीरियड, 5 साल तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा 500, सॉरी 500 यूनिट्स मिल गए इधर। फिर इधर है ना, इधर समझो 50,000 मैंने दिया, इधर यूनिट का प्राइस चेंज हो गया था, क्योंकि वहां पे यूनिट्स का तो उन लोग का प्राइस हमेशा, जैसे शेयर्स का प्राइस चेंज होता रहेगा वैसे यूनिट्स का प्राइस चेंज हो गया था। तो समझो इधर मेरे को 400 यूनिट ही मिले, फिर इधर मेरे को 300 यूनिट मिले, इधर वापस 500 मिल गए और इधर 600 मिल गए। अब ये जितने भी मेरे पास टोटल यूनिट्स हुए ना, टोटल, ये लोग ने मुझे स्टार्टिंग में ही एक प्राइस बताई थी, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे प्राइस बताया था 250। इसका मतलब क्या कि 5 साल बाद जो भी यूनिट का प्राइस होगा ना, अगर समझो प्राइस 170 है, हम आपको गारंटीड 250 के हिसाब से पैसा देंगे। मतलब जितने भी यूनिट्स आपके टोटल है, मल्टीप्लाई करो 250, उतना गारंटीड अमाउंट मिलेगा। एंड अगर प्राइस समझो 300 रुपया है, तो हम 300 के हिसाब से देंगे। मतलब एक गारंटी अमाउंट देते हैं, ऐसा ओ करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो ऐसा कोई भारी रिटर्न्स नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। सो ऐसा ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है, बट मैं एडवाइस नहीं करता हूं। सो ये इस तरह से आपको पैसा मिलेगा, और प्लस ये 5 साल के लिए अगर आपको कुछ हो भी गया तो वो लोग आपको एक अमाउंट बता देंगे कि इतना इंश्योरेंस कवर भी होगा। समझा कि नहीं? तो ये इस तरह से वो यूलिप काम करता है। फिर मैंने उसको थैंक यू बोला। 50,000 होना भी तो चाहिए ना अपने पास। चल, अब ये है यूलिप का कॉन्सेप्ट। तो आपको भी ऐसा कुछ समझना हो ना, कर देने का कॉल। वो लोग आएंगे, समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। या तुम चले जाओ बैंक में, वो लोग को पूछो मेरे को यूलिप खरीदने का है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक आउटफ्लो अपना जो बाकी है वो है 15th पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद कवर करता हूं। अब ये जितने भी आउटफ्लोज आपने पढ़े, उसमें से पहला तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एंड तीसरा PPF। ये तीन आउटफ्लोज ऐसे हैं जो आप खुद के नाम पे करो, स्पाउस के नाम पे करो या बच्चों के नाम पे करो, डिडक्शन मिलेगा। और HUF अगर अपने मेंबर्स के नाम पे करेगा ये 3 आउटफ्लोज, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। गया भेजे में ये पॉइंट, मैंने आपको ये लाइफ इंश्योरेंस में ही बता दिया था। सो ये 3 जगह पे सेल्फ,
स्पाउस एंड चिल्ड्रन, और HUF के केस में मेंबर्स। मैक्सिमम डिडक्शन अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, 1,50,000 मिलेगा। सो ये आपका पहले तो 80C जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें 80CCC एंड 80CCD ये डिस्कस करना है। थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट जा सकती है, पे अटेंशन। हम लोगों ने पहले 2 बार ऐसा वर्ड देखा है, नेशनल पेंशन स्कीम। 2 बार नहीं, ऐसे तो 3 बार हो गया है कि अगर आप RPF से पैसा विड्रॉ करते हो और NPS में शिफ्ट करते हो, कहने से वो पैसा एग्जम्प्ट हो जाता है। और अगर आप सुपर एन्युएशन फंड से पैसा विड्रॉ करके NPS में शिफ्ट करते हो तो भी एग्जम्प्ट होता है। NPS, RPF एंड SF तीनों का मिला के वो 7.5 लाख का लिमिट भी है। तो अभी मुझे आप लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है। अब ये जो NPS है उसके जो प्रोविजंस हैं, ये जो NPS है उसके जो प्रोविजंस हैं वो कहां पे दिए गए? 80CCD में दिए गए। कहां पे दिए गए इसके प्रोविजंस? 80 यस भी हो गया, मिल गया दूसरा। चलो हाँ, कैसे? नहीं, टॉक्सिक रिपोर्ट नहीं, मैं आगे जाके करवाऊंगा। इसमें डिजीज वही होने चाहिए जो रूल नंबर 11DD में लिखे हैं। डिजीज का है ना, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। मैं ऐसे तो नहीं पढ़ाता हूँ वो डिजीज, पर वो डिजीज का लिस्ट देखो एक बार रूल 11DD में। आपका डॉक्टर रेडी है वो करने के लिए तो ठीक है। पर उसका लॉक इन पीरियड रहेगा वापस। चलो ओए ध्यान दो। अब नेशनल पेंशन स्कीम जो है NPS, इसके जो प्रोविजंस है ना फ्रेंड्स 80CCD में दिए हैं। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं NPS का पहले बैकग्राउंड दे दूं। NPS जब स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बनाया गया था स्कीम ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसमें क्या होता था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे ही वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा और हर साल कंट्रीब्यूशन होगा, लास्ट में लमसम अमाउंट आएगा। इट वाज सिमिलर टू योर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सो ये बनाया गया था ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद यही स्कीम को एक्सटेंड किया गया एंड बोला कि नाउ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज कैन ऑल्सो, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स कैन ऑल्सो ओपन दिस अकाउंट इन द नेम ऑफ देयर एम्प्लॉइज। एंड उसके बाद ये स्कीम को और एक्सटेंड किया गया और बोला जो लोग एम्प्लॉय नहीं भी है ना, वो लोग भी अकाउंट ओपन कर सकता है। मतलब एट प्रेजेंट प्रोविजन इज कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसके नाम पे भी अकाउंट ओपन हो सकता है, एंड जो एम्प्लॉय नहीं है उसके नाम पे भी अकाउंट ओपन हो सकता है। बैठा ये दिमाग में पहले। इनिशियली जब बनाया गया था, ये बनाया गया था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर आया ऑल एम्प्लॉइज, और फिर आया पर्सन्स अदर देन एम्प्लॉइज ऑल्सो। सो अगर मैं खुद मेरे नाम पे ये NPS अकाउंट ओपन करवाना चाहूं, करवा सकता हूं? आंसर इज यस, मैं करवा सकता हूं। सो मैं NPS अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता हूं मेरे नाम पे भी। एंड अगर समझो मैं किसी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर रहा हूं, क्या वो कंपनी मेरे नाम पे NPS अकाउंट ओपन करवा सकता है? यस। अब ध्यान से सुनो, NPS जब भी वर्ड आया नेशनल पेंशन स्कीम, there is a specific provision 80CCD, but understand आपको पेंशन
सिर्फ एनपीएस से नहीं मिल सकता, देर आर अदर फंड्स ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं पेंशन फंड्स। आप है ना सिर्फ एचडीएफसी बैंक में चले जाओ या एक्सिस बैंक में चले जाओ या कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाओ, वो लोग आपको उसका खुद का पेंशन स्कीम बताएंगे। दैट इज नॉट एनपीएस, वो उनका खुद का स्कीम है, उसको हम बोलते हैं पेंशन फंड। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि आज से 20 साल बाद जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तब मुझे हर महीने 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, आज से 20 साल बाद। तो मैं जाऊंगा, समझो कि एचडीएफसी के पास या मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास गया या इवन मैं एलआईसी के पास गया। अब मैंने उनको बोला कि आज से 20 साल बाद मुझे महीने का 2 लाख रुपया चाहिए, तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, सागर फिर आज से लेके 20 साल तक तू इतना अमाउंट हमें देता जा। फिर जैसे ही 20 साल खत्म होंगे वो लोग मुझे पैसा देना स्टार्ट करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तो वो लोग मुझे पैसा देना स्टार्ट करेंगे। अब वो जो स्कीम है उसको हम बोलते हैं पेंशन फंड। क्वेश्चन में अगर नेशनल पेंशन स्कीम वर्ड दिया है तो एटीसीसीडी आएगा, बट अगर आपको सिर्फ पेंशन फंड वर्ड दिया ना, पेंशन फंड, तो सेक्शन नंबर 80 सीसीसी आएगा। बराबर। अब 80 सीसीसी के प्रोविजन बहुत सिंपल। अगर एक इंडिविजुअल है, क्या पे कर रहा है, प्रीमियम, किसको, इंश्योरेंस कंपनी या फिर एलआईसी, ये प्रीमियम जो भी भरा उसका डिडक्शन मिलेगा, कितना, प्रीमियम पेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, एंड जो भी आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम पेंशन फंड इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी तो तुम प्रीमियम भरोगे ना, तो अभी डिडक्शन लेते जाओ, कल उठ के आपको पेंशन आएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कहां पे, अदर सोर्सेज। तो ये तो बहुत सिंपल है, 80 सीसीसी। अब आ रहा है सेक्शन नंबर 80 सीसीडी। बस ये थोड़ा समझने जैसा सेक्शन है अभी। 80 सीसीडी नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। अब एनपीएस जो अकाउंट होता है ना, एनपीएस, इसके अंदर भी 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है एनपीएस टीयर 1 अकाउंट एंड एक होता है टीयर 2 अकाउंट। ऐसे 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। अब टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट रहता है। जो भी आप पैसा T1 अकाउंट में डालोगे ना, T1 अकाउंट में, ये T1 अकाउंट में जो भी पैसा डालोगे उसी का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर 80 सीसीडी। T2 अकाउंट के रिलेशन में कोई प्रोविजन पहले नहीं था, बाद में डाला गया है। क्या है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। सो T2 अकाउंट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। सो ऐसा समझो कि तुम गए ये एनपीएस अकाउंट ओपन करने, तो ये लोग 2 टाइप के अकाउंट आपको ऑफर करेंगे, T1 एंड T2। तो आप T1 अकाउंट जो ओपन करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलता है अंडर 80 सीसीडी। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये थोड़ा सा हेवी है, पे अटेंशन। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि अगर एक एम्प्लॉय के नाम पे ये अकाउंट ओपन हुआ है तो क्या होगा। एम्प्लॉय के नाम पे अगर ये अकाउंट ओपन हुआ है तो क्या होगा। एंड दूसरा मैं आपको यही कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि अगर एक इंडिविजुअल ने खुद के नाम पे अकाउंट ओपन किया है तो क्या होगा। मतलब ये पर्सन अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर जो है उसने ओपन नहीं किया ये अकाउंट, ये पर्सन ने खुद ने ही अकाउंट ओपन किया है, तो उस पर्सन के केस में क्या होगा और एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। पहले मैं आपको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं सब चीजें यहां पे कंसोलिडेट करने वाला हूं, जो मैंने कुछ चीजें पहले भी पढ़ाई है वो मैं रिपीट कर रहा हूं, सो ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय, उसको पेंशन मिल सकती है फ्रॉम एम्प्लॉयर या फिर उसको पेंशन मिल सकती है फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम।
दो जगह से एम्प्लॉय को पेंशन मिल सकती है, या तो एम्प्लॉयर खुद देगा उसको पेंशन, या फिर एनपीएस अकाउंट से उसको पेंशन मिलेगा। अब सुनो, अब हुआ ऐसा कि ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, मतलब जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर में ना ड्यूरिंग सर्विस पीरियड कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्टली जब भी आपका रिटायरमेंट होगा, एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर वो ही आपको पेंशन देना स्टार्ट कर देगा। एम्प्लॉय को वही पेंशन देना स्टार्ट करेगा। अब ये जो पेंशन है, ये पेंशन या तो अनकम्यूटेड हो सकती है या तो कम्यूटेड हो सकती है। बराबर? या तो अनकम्यूटेड होगी या तो कम्यूटेड होगी। अनकम्यूटेड होगी तो फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड होगी तो इसमें दो पार्ट्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट, एंड अदर्स वाले में वापस से दो पार्ट्स थे। याद आ रहा है ना? ग्रेचुइटीज एंड ग्रेचुइटीज नॉट रिसीव। जिसको ग्रेचुइटी मिला है उसको एग्जम्पशन कितना देंगे? 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, एंड इधर हम देंगे हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। याद आया कुछ? सो ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था? दिस इज पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने ही आपको रिटायरमेंट के वक्त पेंशन देना स्टार्ट कर दिया है। बट अब मैं आ रहा हूं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में क्या हुआ? एम्प्लॉई ने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, एम्प्लॉयर ने उसके नाम पे एक पेंशन अकाउंट ओपन किया, एनपीएस अकाउंट। किसके नाम पे? एम्प्लॉई के नाम पे। और इसमें एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया। अब इसमें ना इंटरेस्ट जैसा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप कंट्रीब्यूशन करते जाओ, जब आपका रिटायरमेंट आएगा तो एनपीएस जो है, ये जो एनपीएस अकाउंट है, इसमें से आपको पेंशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी, आपने जो भी डिपॉजिट किया, वो सब ये लास्ट में जो पेंशन मिलेगा उसमें आ जाएगा। सो इधर आपको रिटायरमेंट के वक्त अब एम्प्लॉयर पैसा नहीं देगा, इधर रिटायरमेंट के वक्त आपको पेंशन स्कीम से पैसा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी अपना पैसा दे दिया है। कहां पे? पेंशन स्कीम में। सो देखो, एनपीएस में आपके नाम पे अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये अकाउंट में पहले आप पैसा डिपॉजिट करोगे और फिर एनपीएस अकाउंट से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, पेंशन फ्रॉम एनपीएस, ये अपना पढ़ना बाकी है अभी तक। अब इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है। तीन। पहली चीज क्या पढ़नी है कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। सेकंड क्या पढ़ना है? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। अच्छा, ये दोनों चीजें तो कहने से जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता तब तक चलता रहेगा। एंड लास्ट में लमसम अमाउंट जो आया उसका क्या होगा। बराबर? ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये जो लास्ट एनपीएस करवाया अभी मैंने, दिस इज सिमिलर टू योर प्रोविडेंट फंड ओनली। आप याद करो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% एग्जम्प्ट है। याद आया? आरपीएफ में 12%, यूआरपीएफ फुल्ली एग्जम्प्ट, एसपीएफ में 12%। सो वैसा ही हमें यहां पे भी पढ़ना है कि क्या होगा। देखते हैं। अब एम्प्लॉई के बाद जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें क्या होगा? तो उसमें तो बहुत इजी। क्या? पहले इंडिविजुअल
पैसा दे देगा एनपीएस को, उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसमें तो कोई दो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और लास्ट में जाके एनपीएस जो है कहने से वो पेंशन देना स्टार्ट करेगा इंडिविजुअल को। खत्म। अब ये जो लमसम अमाउंट मिलेगा ना, लमसम ये वाला एनपीएस से जब पैसा आएगा, ये अपन एक नोट में डिस्कस कर लेंगे। इसका एक चार्ट बनाया हुआ है दोनों जगह पे, यहां पे डिस्कस कर लेंगे। ये भी हम नोट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो एनपीएस से जो पैसा आ रहा है वो कहां डिस्कस करेंगे? नोट में, उसका अलग से चार्ट है। अभी हमें क्या डिस्कस करना है? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। इधर ड्यूरिंग सर्विस पीरियड और इधर जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है तब, एनपीएस में जब पैसा डाल रहा है तब। तुम्हें समझ रहा है ना? ये दोनों चीजें सेम लाइंस पे, ऊपर भी और यहां पे भी एनपीएस में से पैसा आ रहा है और ऊपर एम्प्लॉय को पैसा आ रहा है। चलो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इन केस ऑफ एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई के केस में प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। मुझे बताओ एम्प्लॉय के लिए क्या है? ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? ध्यान से सुनना, ये इनफ्लो, ये इनफ्लो, ये इनफ्लो पहले तो आपको फुल्ली टैक्सेबल कर देना है अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। अबे अदर सोर्स क्या रे? इनकम फ्रॉम किसका कंट्रीब्यूशन है? Employer's contribution is a fully taxable under the head income from. Now, if you compare RPF with NPS, in case of RPF, employer's contribution you will write in inner column and then you will subtract exemption, that is 12% of salary. But in case of NPS, it is fully taxable, so you will write in outer column. तो अभी देखने जाए तो एट प्रेजेंट तो कहने से आरपीएफ इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू एनपीएस, लेकिन सुनो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और यही एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का, ध्यान से सुनना, यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। 80 सबसेक्शन 2 में डिडक्शन। सो आपको 80 CCD 2 में उसका डिडक्शन मिलेगा। हाँ, डिडक्शन के ऊपर कुछ लिमिट्स रखी हुई है, वो लिमिट्स अपन करते हैं डिस्कस। बट तुम समझो ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली टैक्स हो रहा है। हाँ, आरपीएफ होता ना तो ऊपर ये एग्जम्पशन मिल जाता, इनर कॉलम में लिख के वहीं एग्जम्प्ट होकर आउटर कॉलम में बैलेंस जाता। यहां पे आउटर कॉलम में टोटल जाएगा, फिर डिडक्शन आएगा। ये कैसा हो गया पता है? अपन ने वो एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पहले फुल्ली टैक्स करो फिर डिडक्शन ले। या अगर आपको याद हो प्रोफेशनल टैक्स इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, पहले फुल्ली टैक्स करो फिर डिडक्शन में जाओ। बैठा दिमाग में? क्या है डिडक्शन वो देखते हैं। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, किसका? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। अब यहां पे क्या हो जाएगा? तो ये पैसा आ रहा है कि सिर्फ जा रहा है? डायरेक्टली डिडक्शन। और इसका जो डिडक्शन है ना, यह आपको मिलेगा अंडर CCD सबसेक्शन 1 एंड 80 CCD सबसेक्शन 1B। सिर्फ डिडक्शन। थोड़ी देर पहले हमने ATC पढ़ा, वो ATC में क्या था याद करो ना? एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF था, SF था, एंड सुपर एन्युएशन फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड एंड सुपर एन्युएशन। बस ये एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS।
उधर उधर डिडक्शन मिल गया एटीसी में, यहाँ पे एटीसीसी डी में मिला, 1 और 1B में। बैठा ये दिमाग में। अब एटीसीसीडी 2 की बात करते हैं, कितना डिडक्शन मिलेगा। तो अब इधर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है एटीसीसीडी 2। पहले तो किसके कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बोलो कितना डिडक्शन है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म विचएवर इज लोअर। मतलब क्या? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा या फिर 10% विचएवर इज लोअर। अरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन सपोज 1 लाख है, तो 1 लाख से ज्यादा तो कभी डिडक्शन दे ही नहीं सकते ना हम आपको। तो यहाँ पे क्या प्रोविजन है एटीसीसीडी 2 में? आइदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और बट उसके नीचे देखो क्या लिखा है? ओनली अंडर ऑप्शनल। डिफॉल्ट स्कीम में जरा देखो क्या हो गया है? 14% इफ पर्सन ऑप्ट्स फॉर डिफॉल्ट स्कीम। और उसके नीचे देखो और एक चीज दी गई, 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स इन केस वेयर सच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय गवर्नमेंट। तो शॉर्ट में अगर मैं इधर करने जाऊं, अगर चार्ट बनाने जाऊं, तो 2 पार्ट कर रहा हूं। देखो पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स विचएवर इज लोअर। एंड उसके बाद अदर एम्प्लॉय। अब अदर एम्प्लॉय में ना सुनो, ऑप्शनल स्कीम एंड डिफॉल्ट स्कीम। ऑप्शनल स्कीम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और विचएवर इज लोअर, और डिफॉल्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और विचएवर इज लोअर। गया भेजे मैं आपके, ये समझा कि नहीं समझा? अब आते हैं एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन पे। वापस से 2 सेक्शन है। तो अब प्रोविजन क्या है कि एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स विचएवर इज लोअर। एंड यहां पे लिखा है एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन और 50,000 विचएवर इज लोअर। ये कहां पे है? एटीसीसीडी 1 एंड एटीसीसीडी 1B। बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो ये वाला पॉइंट अभी बराबर से सुनना। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन? समझो वो 1,30,000 है। अब आप देखो आपके सामने 2 सेक्शंस है, सीसीडी 1, सीसीडी 1B। इफ एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट्स 1,30,000 इन नेशनल पेंशन स्कीम, तुम है ना, तुम क्या कर सकते हो? समझो तुम पहले 1B में गए, तो इधर तुमने लिखा 130 और इधर लिखा 50, तो 50 इधर मिल गया। अब जब 50 इधर मिल चुका है ना, तो जब तुम सीसीडी 1 में जाएगा ना 1, तो सुनो इधर है ना लिखने का कितना? 80। क्यों 80? अरे 50 तो ले लिया ना डिडक्शन, और फिर 80 को कंपेयर करने का किसके साथ? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस। मतलब जितना डिडक्शन मिल चुका है कौन से सेक्शन में? 1B में, वो 1 में नहीं मिलेगा। अब तुम उल्टा भी कर सकते हो। मतलब क्या? पहले 130 को इधर लेके चले जाओ। समझो 130 इधर गया, और समझो ये आंसर आ रहा है, ये 10% आ रहा है 70,000। तो कितना मिल गया इधर? कितना बचा है? और तो इधर लेके जाना फिर 60, और 60 और 50 विच एवर इज लोअर 50। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, क्या आप लोग 1B सेक्शन पहले यूज करके बाद में 1 में जा सकते हो? पॉसिबल है वो चीज? और उल्टा कर सकते हो, पहले 1 यूज करके फिर 1B? आंसर इज यस। बढ़िया। जितना डिडक्शन आपने पहले वाले सेक्शन में ले लिया
उतना डिडक्शन लेस करना, और जो बैलेंस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बचेगा वही दूसरे सेक्शन में लेके जाके उसको लिमिट के साथ कंपेयर करना. So at present provision is you can use 1 first and then 1B, or you can use 1B first and then 1. दोनों पॉसिबल है. थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करूंगा. तब मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि असेसी के लिए बेनिफिशियल क्या होगा, 1 पहले यूज करके 1B बाद में, कि 1B पहले यूज करके 1 बाद में. ठीक है, बेनिफिशियल क्या होगा ये आप मुझे बताना, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. एट प्रेजेंट प्रोविजन क्या है, 1 पहले यूज करो 1B बाद में, 1B पहले यूज करो 1 बाद में, दोनों चीजें पॉसिबल है. गया ये भेजे में. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्या करेंगे बोलो, पहले तो फुल्ली टैक्स कर देंगे, कहां पे, सैलरी में, और फिर क्या करेंगे, ATCCD 2 में, और फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डायरेक्टली डिडक्शन. अच्छा, ये दोनों चीजें कब तक होती जाएगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस पीरियड. अच्छा, जब अब एम्प्लॉय छोड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन तब एनपीएस से पैसा मिलेगा, वो हम डिफरेंट चार्ट में देखते हैं क्या है. अब हम आते हैं किसके बुक्स में, चलो थोड़ा सा आप सोच के बताओ. अभी ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एनपीएस, पैसा बाहर जा रहा है, उसके हाथ से पैसा बाहर जा रहा है. आप मुझे बताओ कौन कौन सा सेक्शन आपको लग रहा है यहां पे अप्लाई होना चाहिए. ATCCD 1 होना चाहिए एंड 1B होना चाहिए. 2 जैसा सेक्शन तो यहां पे आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा, एम्प्लॉयर थोड़ी है. सो अब इस चीज का डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन. वापस से सेम 2 सेक्शंस, ATCCD सबसेक्शन 1 एंड ATCCD सबसेक्शन 1B. ओके, अब सुनो, 1B में तो आपको मैंने ऊपर लिमिट सिखाई, दैट इज हाउ मच, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और 50,000 विच एवर इज लोअर. तो वही लिमिट इधर कॉपी पेस्ट, बट इधर लिखूंगा इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन और विच एवर इज लोअर. बोलो हाँ या ना. हाँ. अब इधर ऊपर लिमिट क्या थी, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस विच एवर इज लोअर. थोड़ा सा दिमाग चलाओ, पहले तो मैं कर दूंगा इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन. क्या करूंगा, अब तुम समझो, क्या मैं इधर लिख सकता हूं और 10% ऑफ बेसिक, इधर मुझे लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, और वो लिमिट उन्होंने जो रखी है वो है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर. गया भेजे में. सर इधर भी क्या हम 1 पहले यूज करके 1B बाद में कर सकते हैं, और 1B पहले यूज करके 1 बाद में यूज कर सकते हैं. यस, आप कर सकते हो. इतना भेजे में गया. अब अपना क्या डिस्कशन बाकी है, पेंशन स्कीम से जब आपको पेंशन मिलेगा इधर या फिर इधर इंडिविजुअल के केस में, उसके केस में क्या होगा. तो अब देखो, जो आपको पेंशन स्कीम से पेंशन मिलेगा उसका ये चार्ट है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस, नंबर 1, कब मिला वो अमाउंट, डेथ ऑफ असेसी, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. डेथ पे मिला, इट इज एग्जेम्प्ट. अदर केसेस, मतलब डेथ नहीं हुई है, अदर केसेस में चाहे एम्प्लॉई लमसम अमाउंट विड्रॉ करे या इंडिविजुअल लमसम अमाउंट विड्रॉ करे, लमसम ले लिया ना आपने, लमसम, तो 60% ऑफ अमाउंट इज एक्सेप्ट. इसका मतलब 40% टैक्सेबल. अच्छा, डेथ किसी की भी हो, एम्प्लॉई की भी हो या इंडिविजुअल की भी हो, इट इज एग्जेम्प्ट. अगर अदर केसेस की बात करें, लमसम अमाउंट इज विड्रॉन, लमसम अमाउंट एम्प्लॉई विड्रॉ करे या इंडिविजुअल विड्रॉ करे, इट इज एग्जेम्प्ट. पार्शियल अमाउंट इज विड्रॉन, पार्शियल मतलब अब आप लमसम नहीं विड्रॉ कर रहे हो, हाँ आप लमसम नहीं विड्रॉ कर रहे हो, इट इज लाइक अनकम्यूटेड मंथली, और पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो. अब पार्शियल अमाउंट में उन्होंने बाइफर्गेशन किया है क्या, कि अगर एम्प्लॉई विड्रॉ कर रहा है, एम्प्लॉई
तो ओनली 25% ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम। सी आपको जो पार्शियल अमाउंट आएगा उसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉई का भी होगा। तो वो लोग बोल रहे हैं जो एम्प्लॉई का होगा ना उसका 25% सिर्फ एग्जाम है, बाकी सारा अमाउंट टैक्सेबल है। एंड अदर पर्सन ने अगर विड्रॉ किया तो इट इज टैक्सेबल। ये कब की बात है? जब आपको पैसा मिलेगा फ्रॉम एनपीएस, ये पेंशन मिल रहा है। ये जो नोट है ना, इसके लिए वो चार्ट बनाया गया है। बैठ रहा है आपके दिमाग में? यहां पे जो एम्प्लॉई में ये जो नोट लिखा है उसके लिए ये चार्ट बनाया गया है। बराबर? अपन सम करेंगे तो यू विल गेट क्लैरिटी, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब देखो, अब यहां पे नेक्स्ट प्रोविजन क्या आ रहा है, बस खत्म होने आया है, 2 मिनट सिर्फ अभी ध्यान देना। अब है ना, हमने 80C पढ़ लिया, 80CCC देख लिया, CCD 1, 1B एंड 2। अब देखो, मैंने आपको पहला जो सेक्शन करवाया वो है 80C, जो एप्लीकेबल था इंडिविजुअल एंड HUF को। और ये इंडिविजुअल एंड HUF को जो एप्लीकेबल था, इसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलता था 1,50,000 का। बराबर? इधर मैं लिख देता हूं असेसी और इधर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम डिडक्शन। थोड़ा सा ध्यान इधर ही देना, अभी यहां पे ध्यान दो। उसके बाद आया 80CCC, वापस से इंडिविजुअल को एप्लीकेबल था, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। और इधर जो डिडक्शन मिलेगा वो होगा 1,50,000 वापस से। अभी देखना कितना बकवास प्रोविजन बनाया आगे, सुनते जाओ। फिर हमने पढ़ा 80CCD सबसेक्शन 1, जो वापस से इंडिविजुअल को ही अप्लाई हो रहा था। किसको अप्लाई हो रहा था? इंडिविजुअल को। अब इसमें इंडिविजुअल के केस में इट इज नेशनल पेंशन स्कीम। जिधर आपका डिडक्शन वॉज आइदर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपेयर विथ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम whichever इज लोअर। बराबर? फिर मैंने आपको 80CCD 1B करवाया, अगेन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, अगेन इन केस ऑफ एनपीएस, जिधर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन यू विल कंपेयर with 50,000 and 50,000 whichever is lower। बराबर? उसके बाद हमने पढ़ा 80CCD सबसेक्शन 2, अगेन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल इन केस ऑफ एनपीएस। एंड यहां पे था, अभी रुको, यहां पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स whichever इज लोअर। अदर एम्प्लॉई, जिसमें वापस से 2 पार्ट्स थे, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। ऑप्शनल में लिमिट लिख देता हूं डायरेक्टली, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म, एंड यहां पे था 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस इन टर्म्स। बराबर? अब सुनो, अब ये सारे सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। अब एक सेक्शन बनाया गया, कौन सा? 80CCE। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, सुनो। 80C के जो डिडक्शंस है वो, 80CCC के डिडक्शंस है वो, एंड 80CCD 1 के जो डिडक्शन है वो।
ये तीनों मिला के हम तुम्हें सिर्फ 1,50,000 ही देंगे। तीनों मिला के हम तुम्हें सिर्फ 1,50,000 ही देंगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर तुम्हारा एटीसी का ही लिमिट 150 हो गया, सीसीसी एंड सीसीडी 1 गया। ध्यान से सुनना, सीसीडी 1B एंड सीसीडी 2 ये अलग से मिलता है आपको, ये 1,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है। 1,50,000 में सिर्फ तीन ही सेक्शंस इंक्लूडेड है, एटीसी, ATCCC एंड ATCCD 1। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से आ रहा है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, देयर आर टू सेक्शंस, और इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, देयर आर टू सेक्शंस, ATCCD 1 एंड ATCCD 1B। हम 1 पहले यूज कर सकते हैं फिर 1B, एंड 1B पहले यूज कर सकते हैं फिर 1। एडवाइजेबल क्या होगा? 1B पहले यूज करना। क्यों? अरे भाई पहले 50 उधर ले ले, वो अलग से मिलता है तुझे, और जितना तू 1B लेगा उतना तू 1 कम यूज करेगा, और जितना 1 कम यूज करेगा उतना ATCCC और C के लिए बेनिफिट होगा तेरा। समझा? लेकिन मैं क्या बोल रहा है, अगर तुमने 1 पहले यूज कर लिया और 1B बाद में, तो चलेगा क्या? चलेगा। बट तुम समझो बेनिफिट किसके लिए, असेसी के लिए बेनिफिशियल क्या है? 1B पहले यूज करो। फिर कहीं पे सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है यूज 1B फर्स्ट एंड देन 1, ऐसा सेक्शन में नहीं लिखा है। बट आप 1B पहले यूज करो, 50 ले लो उधर, फिर 1 में आ जाओ। कोई समझा? लास्ट पॉइंट, हमने जब एनपीएस पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपको बोला कि इसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, T1 एंड T2। अपन ने जो भी पढ़ा वो सब T2 के रिलेशन में कोई प्रोविजन पहले नहीं था। अब इन्होंने एक ही प्रोविजन बनाया है, ATC के अंदर 15th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस T2 अकाउंट बट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जो भी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा ना, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस T2 अकाउंट, वो माइनस करने मिलेगा। बट कहां मिलेगा? ATC में। और किसको मिलेगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाकी ये प्रोविजन किसी को एप्लीकेबल नहीं है। कुछ समझा? मतलब ठीक है, ये 1.5 लाख के लिए इतना सब मगजमारी करना है अपने को। क्लियर हुआ? चलो, ये आपका पहला नोट कंप्लीट हुआ, नोट नंबर 1। तुमने देखा अभी ये नया बिल आया, वो देखा? कुछ आपको एप्लीकेबल नहीं है पहले तो। वो एप्लीकेबल होगा भी तो भी नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, देयर इज नो क्लैरिटी। बट यस, 25-26 आपका प्रीवियस ईयर इज 24-25, इसके बाद प्रीवियस ईयर आएगा 25-26। उसके उन्होंने अमेंडमेंट्स दे दिए और न्यू टैक्स बिल पास हुआ है। अभी न्यू टैक्स बिल में ऐसा है कि अभी वो पार्लियामेंट में जाएगा। सो लोकसभा में कुछ प्रेजेंट हुआ था, ऐसा कुछ तो है, कल या परसों। तो अभी वो एक्ट बनते बनते उसको टाइम जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि दिस न्यू एक्ट विल अप्लाई फ्रॉम 26 to 27। मतलब जो आपका ईयर होगा 26-27 तब से ये अप्लाई होगा। तो 26-27 मतलब आपके इंटर सीए के जो सिलेबस होगी मई 27, उसमें ये सब नया एक्ट आएगा। मतलब आप लोग फाइनल में नया पढ़ोगे सब कुछ। आप देखोगे ना तो एक्ट में प्रोविजंस ऑलमोस्ट सब सेम है, सेक्शन नंबर्स उन्होंने चेंज कर दिए सारे। और वही तो मतलब क्या, अभी आपको इंटर सीए का एग्जाम देने के बाद याद नहीं होगा कुछ। तो ऐसा समझो कि फाइनल में आपको ये एक्ट होती तो भी पूरी अमेंडमेंट ही आपके लिए। पहले एक्ट 800 पेजेस का था, अभी एक्ट 622 पेजेस का हुआ है। बट ठीक है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब चीजें वही है जो पहले थी। सो आप अगर टाइम मिले कभी तो ऐसे ही देखना, आपको कौन से सेक्शन समझेंगे पता है। स्टार्टिंग के सारे सेक्शंस देखोगे तो आप लोगों को समझेगा। वो 32 और सब अभी चेंज हो गया, डेप्रीसिएशन और सब वहां से हटा दिया है, आरडीडी करके प्रोविजन पहले डाल दिया है।
प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट चला गया, टैक्स ईयर करके कॉन्सेप्ट डाल दिया। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सो आप लोग फाइनल में आओगे तब तक हो जाना चाहिए एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड ये बिल जो है वो पास हो जाए, एक्ट बन जाए। और मेरे को तो लग रहा है हो ही जाएगा, क्योंकि इतने कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ प्लेसिंग सब जगह से चेंज करके उन्होंने अलग अलग जगह पे डाल दिया है। दो चीजें हैं, पहले दो चीजें अलग अलग है वो समझो। एक, ये 1 फेब को उन्होंने अमेंडमेंट्स अनाउंस की फॉर नेक्स्ट ईयर, वो अमेंडमेंट्स करंट जो एक्ट है उसके अंदर की है। और एक नया इनकम टैक्स बिल पास करने वाले हैं, वो जब एक्ट बनेगा तो वो एक्ट पूरे ये एक्ट को रिप्लेस करेगा। समझा मैंने क्या बोला? सो अभी एट प्रेजेंट जो भी 1 फेब को हुआ है वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। आपकी अटेम्प्ट सितंबर में है, सितंबर जैन और मई का जो सिलेबस होता है, मई सितंबर और जैन का सिलेबस बीटी का सेम रहेगा। जो नेक्स्ट मई वाले स्टूडेंट्स आएंगे, दैट इज मई 26, उनको भी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही अप्लाई होगा, जो अमेंडमेंट्स इस साल अनाउंस कर दी है। और अब ये बिल बन जाएगा एक्ट, तो उसके बाद से कहने से ये नया एक्ट अप्लाई होना स्टार्ट होगा। कुछ समझ में आया? सो अभी सेक्शन नंबर्स काफी जगह पे चेंज, बाकी देखो माइनर माइनर चेंजेस तो होंगे ही। सो छोटे मोटे चेंजेस तो वो लोग करेंगे ही। उसके लिए तो अभी इन डिटेल ये पढ़ना पड़ेगा कि फाइनेंस जो नया बिल है वो क्या बोल रहा है। बट ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या व्हाट्सएप पे काफ़ी कुछ सर्क्यूलेट हो रहा है ये बिल, तो सब लोग मेरे को भेज रहे सर इज दिस एप्लीकेबल, ये वो। भाई नहीं है तुम लोगों को एप्लीकेबल, ठीक है। चलो अभी पहले आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे, नोट 1 लिखेंगे, 80 CCD मैं लिखाऊंगा। चलो ये आवाज नहीं, लिखना स्टार्ट करो फटाफट।
बाकी सब डिडक्शन ले लो, स्टैम्प ड्यूटी मत लो। जब घर बेचोगे तब पूरा कॉस्ट वहाँ पे ले लेना। हाँ तब ले लो ना, आपके पहले से ही समझो 1,50,000। प्लीज
चलो हो गया। अब सुनो, यहाँ पे सुनो, क्लास वर्क जो है ना, क्लास वर्क, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और एक समय ना यस सर करके आएंगे, अभी वो डिक्टेट करेंगे। मैं लेक्चर आपको अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मैटरनल ग्रैंड मदर शी एक्सपायर्ड राइट नाउ, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो है ना, यस सर आएंगे अभी और वो आपको एक सम डिक्टेट करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस और ये जो सम है ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ये सम थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, तो थोड़ी देर बैठो, ये सर के साथ मैं सर को भेज रहा हूँ, जैसे ही वो आ जाएंगे वो आपको सम डिक्टेट कर देंगे। चलो बाय बाय फ्रेंड।